मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र के गहराइयों में बने एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जहां नोरा ब्रश कर रही होती है। यह समुद्र के हजारों फीट नीचे बना रिसर्च सेंटर था, जहां ये लोग रहते थे और समुद्र पर रिसर्च करते थे। ये लोग समुद्र के इतने नीचे थे कि इन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। इन्हें यह भी पता लगाने में मुश्किल हो जाती है कि अभी दिन है या रात, क्योंकि समंदर की गहराइयों में सिर्फ अंधेरा फैला हुआ है। जब नोरा ब्रश कर रही होती है, तभी लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती है। नोरा उठती है और देखने के लिए जाती है कि आखिर क्या हुआ, और सामने का नजारा देखकर नोरा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि छत से पानी टपक रहा था और ये लोग समुद्र के इतने नीचे थे कि अगर ये लोग एक सेकंड के लिए भी समुद्र में जाते हैं तो पानी का भयानक प्रेशर इन्हें सेकंड भर में कुचलकर पानी में मिला देगा। नोरा कुछ कर पाती इससे पहले ही बेस की एक दीवार टूट जाती है और समुद्र का पानी अंदर आने लगता है। नोरा ये देखकर घबरा जाती है और अपनी पूरी रफ्तार से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। भागते भागते नोरा अपने साथियों को भी आवाज लगाती है ताकि वो भी बच सकें। इतना खौफनाक नजारा देखकर सभी लोग अपनी जान लगाकर भागने लगते हैं। ये सभी लोग आगे के कॉरिडोर की ओर भागने लगते हैं और बहुत मुश्किल से वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही नोरा जल्दी से गेट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कंट्रोल सिस्टम खराब हो चुका था, इसलिए गेट बंद नहीं हो पा रहा था। तभी नोरा हाथ से ही उसे ठीक करने लगती है। जब ठीक करने के बाद वो गेट बंद करने लगती है, तभी वो देखती है कि पीछे उनके साथी भी भागते हुए आ रहे हैं। वो दोनों उन्हें और तेज भागने के लिए कहते हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बच पाए। उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो समुद्र में मिल जाते हैं, और ये देखते ही नोरा गेट बंद करती है। गेट एक झटके के साथ बंद हो जाता है और एक ही पल में सब कुछ शांत हो जाता है। तभी नोरा का साथी रॉड्रिगो कहता है, शायद कोई भूकंप आया होगा, नहीं तो ऐसा होना नामुमकिन है। वो दोनों कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके थे और उनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उसी समय उन्हें एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई विशालकाय चीज अपने नाखूनों से बेस की दीवारों को मार रही है और वो इसे तोड़कर अंदर आ जाएगी। उन दोनों को पता चलता है कि खतरा बढ़ रहा है, इसलिए वो दोनों बिना देर किए पॉड बेस की ओर बढ़ जाते हैं। टूटी फूटी बेस को पार करते हुए किसी तरह वो दोनों सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर नोरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थी। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि हार्ड लाइन खराब हो चुकी है और एंटेना भी टूट चुका है, इसलिए उनका किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि CR7 में एस्केप पॉड्स हैं, जिससे ये यहां से निकल सकते हैं। तभी उन्हें वो भयानक आवाज वापस से सुनाई देती है। इस बार उन्हें नहीं लगता कि ये कोई भूकंप है। इसके बाद ये दोनों एस्केप पॉड्स की ओर निकल पड़ते हैं। टूटे हुए बेस के मलबे को पार करते हुए ये दोनों रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। पीछे से कोई इन्हें मदद के लिए आवाज लगा रहा था। जब ये लोग जाकर देखते हैं तो उनका साथी पॉल मलबे के नीचे दबा हुआ था। नोरा उसे जल्दी से बाहर निकालती है, फिर तीनों एस्केप पॉड्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता एकदम संकरा था, इसलिए उन तीनों को रेंगते हुए जाना पड़ता है। अचानक से नोरा को एक डेड बॉडी दिखाई देती है और वो हड़बड़ा जाती है। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली है। शायद इन लोगों ने गलती से समंदर के किसी खौफनाक जीव को जगा दिया है, जिसके बारे में ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत मशक्कत के बाद ये तीनों पॉड्स के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही इन्हें झटका लगता है, क्योंकि वहां कोई पॉड बचा ही नहीं था। वहां सिर्फ कैप्टन लूसियन थे, जो कि दरवाजा लॉक होने के कारण अंदर फंस गए थे। नोरा किसी तरह बाहर से दरवाजा खोल देती है। कैप्टन बाहर आकर उन्हें बताता है कि यहां जितने भी पॉड्स थे, उनमें बचे हुए क्रू मेंबर्स को पानी की सतह की ओर भेज दिया गया है। अब हमें किसी भी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन को बताती है कि पूरा बेस तबाह हो चुका है और हमें यह भी पता नहीं कि कितने लोग जिंदा बचे हैं। क्या आपको पता है ये क्या हो रहा है? कैप्टन बताता है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई घटना देखी है, लेकिन ये जो कुछ भी हो, हम मिलकर इसका सामना कर लेंगे। इसके बाद सभी लोग कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जहां पहले से ही एमिली और स्मिथ बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। और उसी बीच कंट्रोल रूम को बड़े बड़े झटके लग रहे थे, जिससे पूरा कंट्रोल रूम हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई विशालकाय चीज पूरे बेस को ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही है। नोरा सिस्टम चेक करके बताती है कि ऊपर वाले बेस के सारे फ्लोर और कूलिंग टावर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, लेकिन असली खतरा तो बेस का कोर है, जो कि पूरे बेस को पावर सप्लाई करता है
और उसमें इतनी एनर्जी है कि अगर वो ब्लास्ट हुआ तो पूरा रिसर्च सेंटर एक पल में खाक हो जाएगा। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जो एस्केप पॉड्स बचे हुए थे उनमें बचे हुए क्रू मेंबर पानी की सतह की ओर चले गए हैं। जब सभी लोग हार मानकर मौत को स्वीकार करने लगते हैं, तभी उनका कैप्टन कहता है, अभी भी हमारे पास एक मौका बचा हुआ है। अगर हम किसी तरह से बेस के सबसे निचली सतह पर पहुंच जाएं, जहां ड्रिलिंग चल रही थी, तो हम बच सकते हैं, क्योंकि वहां पॉड्स हो सकते हैं। तभी उनमें से एक क्रू मेंबर कहता है, इन हालात में हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, और वैसे भी साइट हमसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, और वहां जाते जाते हम सभी की जान भी जा सकती है। तभी स्मिथ को सतह में हुई आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है। जब वो सब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें सिर्फ लोगों की चीखने की आवाजें थीं और किसी भयानक जीव की चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। शायद इन लोगों ने गलती से समंदर के किसी खौफनाक जीव को जगा दिया है, जिसके बारे में ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी पॉल कहता है, शायद हमें इतनी नीचे तक ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए थी। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए वो सभी भारी भरकम अंडर वाटर सूट पहनकर सतह की ओर निकल जाते हैं। अब ये सूट ही इनकी आखिरी उम्मीद थी। ये सभी अंडर वाटर सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं, लेकिन समंदर में उतरते ही रॉड्रिगो के सूट में दरार पड़ने लगती है और पानी के भयानक प्रेशर से पल भर में सूट के साथ ही रॉड्रिगो भी फटकर चकनाचूर हो जाता है। अपने साथी को इस तरह मरता देखकर सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं। जब नोरा समंदर की ओर देखती है तो उसे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखता है, जो स्पेस से भी ज्यादा खतरनाक था। अपने साथी के मौत का गम लिए ये सभी कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदते हैं। फिर उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा, क्योंकि ये जगह कभी भी बम के गोले की तरह ब्लास्ट हो सकती है। इसके बाद लिफ्ट उन्हें समंदर की और भी गहराइयों में लेकर जाती है। तभी उन्हें किसी पॉड से मदद मांगने का सिग्नल मिलता है। कैप्टन तुरंत लिफ्ट रोक देता है, फिर स्मिथ और पॉल को उस मदद मांग रहे पॉड को यहां लेकर आने को बोलता है। स्मिथ और पॉल इस गहरे काले समुद्र में उतर जाते हैं। इनकी सूट की लाइट से भी इन्हें कुछ ठीक से दिख नहीं पा रहा था। स्मिथ को लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। ये दोनों जैसे तैसे पॉड के पास पहुंचते हैं, लेकिन पूरा रास्ता किसी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। इन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वहां जाकर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जब वो थोड़ा और आगे जाकर ध्यान से देखते हैं तो उन्हें वहां किसी की डेड बॉडी दिखती है। कैप्टन उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहता है। तभी उन्हें कोई जिंदा चीज रेंगते हुए दिखती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वो जीव बिजली की रफ्तार से स्मिथ पर हमला कर देती है, लेकिन पॉल किसी तरह उस क्रीचर को मार देता है और दोनों उसे अपने साथ लेकर वापस आते हैं। जब एमिली उस क्रीचर को देखती है तो उसे उसके आसपास तेज नुकीले पंजे दिखाई देते हैं। एमिली बताती है कि शायद हमने ड्रिलिंग के दौरान कोई ऐसा गड्ढा खोल दिया है जिसमें ये क्रीचर पहले से ही रहते थे, और हमारे इस गड्ढे को खोल देने के कारण वो भड़क गए हैं और हमें मारना चाहते हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लिफ्ट की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। नोरा किसी तरह सिस्टम फिर से चालू करती है, लेकिन जैसे जैसे वो समंदर के नीचे जाते जा रहे थे, उन्हें बाहर से कोई जीव ऊपर की ओर धकेल रहा था, जैसे कि वो उन्हें नीचे नहीं जाने देना चाहता हो। पॉल उस छोटे क्रीचर को देखकर सोचता है कि शायद बाहर इसकी मां हो सकती है। भयानक झटके के बीच ये सभी अपनी सांसें थाम कर खड़े हुए थे। माहौल इतना शांत हो चुका था कि ये अपनी धड़कन की आवाज तक साफ साफ सुन पा रहे थे। तभी कैप्टन ऊपर वाली कांच पर टॉर्च मारता है और जो वो देखते हैं वो देखकर उनका दिल सहम जाता है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी से उन्हें बाहर कोई भयानक इंसान जैसे दानव की परछाई दिखती है। तभी अचानक ऊपर वाले बेस में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि एक पल को ऐसा लग रहा था कि सूर्य समंदर में उतर आया हो। इस झटके से लिफ्ट के केबल टूट जाते हैं और ये सभी नीचे गिरने लगते हैं। अपने आप को नीचे गिरते देख ये सभी अपना अपना अंडर वाटर सूट पहन लेते हैं और समुद्र के तल से टकराने से पहले ही कूद जाते हैं। फिर ये लोग उस गहरे अंधेरे में किसी तरह से ड्रिलिंग चेंबर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका डोर भी लॉक हो चुका था। बहुत मशक्कत के बाद वो लोग जैसे तैसे करके अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग उस चेंबर के सुरंग वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे बेस टूटा हुआ था। तब नोरा हिम्मत करके पानी के अंदर से तैरकर उस पार जाने का सोचती है और तैरकर उस पार चली जाती है। इसके बाद वो अपने बाकी साथियों को भी आवाज लगाती है। सभी एक एक करके उस पार चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में पॉल रह जाता है। वो जैसे ही उस पार जाने का सोचता है, उसे पीछे से कोई जीव पानी में तैरते हुए दिखाई देता है। कप्तान पॉल को बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसलिए वो पॉल से बंधी केबल जोर से खींचते हैं और पॉल उनके पास आ जाता है। वो लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ से कोई चीज केबल को अपनी ओर खींचती है। ये लोग केबल काटना चाहते थे, लेकिन ये कुछ कर पाते इससे पहले पॉल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके सूट में खून भरने लगता है। ये देखते ही सभी घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं।
इसके बाद कप्तान फिर से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अपने एक और दोस्त की इस तरह मौत देखकर सभी पूरी तरह टूट गए थे। वो लोग देखते हैं कि उनका 600 टन वजनी ड्रिलिंग मशीन टूटकर मुड़ा पड़ा है। स्मिथ कहता है, क्या इतने बड़े ड्रिलिंग मशीन को तोड़ना मुमकिन है? तब नोरा कहती है, हमने समुद्र को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब वो हमें मारना चाहता है। कैप्टन कहता है, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहां ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। स्मिथ कहता है, मेरा सूट डैमेज हो चुका है, अगर मैं पानी में गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे यहीं छोड़कर आप लोग चले जाओ। लेकिन कप्तान इस बात के लिए नहीं मानता और जैसे तैसे सूट को ठीक कर देता है। उसके बाद वो लोग ड्रिलिंग रूम तक पहुंचने के लिए फिर से पानी में उतर जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहां इन्हें एस्केप पॉड्स मिल सकते थे। वो लोग गहरे अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नोरा को लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब वो पीछे देखती है तो पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी नोरा के मन में ये डर बैठ गया था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। तभी अचानक उनके सामने से एक भयानक क्रीचर तेजी से जाता है। वो सभी एकदम से घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी वो देखते हैं कि स्मिथ उन्हें कहीं नहीं दिख रहा। वो लोग स्मिथ को ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा को स्मिथ दिख जाता है। उसे कोई चीज घसीटते हुए ले जा रही थी। ये देखते ही नोरा हिम्मत करके उसके पीछे जाती है। कोई भयानक क्रीचर स्मिथ को एक गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। ये देखते ही कप्तान बिना समय गवाए उस गुफा के अंदर घुस जाता है। वहां गहरा अंधेरा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कप्तान को स्मिथ मिल जाता है। कैप्टन उसे खींचते हुए बाहर लाते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि स्मिथ की गन गुफा में ही रह गई है, इसलिए वो उसे लेने के लिए दोबारा अंदर जाता है। और जैसे ही वो गन लेकर लौटने लगता है, वो भयानक क्रीचर उसे पकड़ लेता है और ऊपर की ओर खींच कर ले जाने लगता है। केबल से बंधी होने के कारण नोरा भी उसके साथ जाने लगती है। कैप्टन को पता चलता है कि अगर वो इसी रफ्तार से ऊपर की ओर जाते रहे तो पानी के भयानक प्रेशर से उन दोनों के चिथड़े उड़ जाएंगे, इसलिए वो नोरा को केबल काटने के लिए कहता है। लेकिन नोरा ऐसा नहीं करती, इसलिए मजबूरन कैप्टन को ही केबल काटना पड़ता है। केबल काटते ही एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ कैप्टन के चिथड़े समंदर में मिल जाते हैं और नोरा समुद्र के तल में एक टूटे हुए बेस में जा गिरती है। वो अंदर जाकर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे ये भी पता नहीं था कि एमिली और स्मिथ जिंदा भी हैं या नहीं। वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे वहां एक पुराना अंडर वाटर सूट मिलता है। नोरा वहां पड़े कुछ औजारों से जैसे तैसे कर उस सूट को ठीक कर लेती है और उसे पहनकर वापस से पानी में चली जाती है। समुद्र के गहरे अंधेरे में उसे कुछ भी ठीक से दिख नहीं पा रहा था। तभी उसे रेडियो पर एमिली की आवाज सुनाई देती है। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे दूर एक लाइट चमकती हुई दिखती है। वो हिम्मत करके पास जाती है तो एमिली स्मिथ को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। स्मिथ को बहुत चोट आई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। नोरा एमिली को संभालती है, फिर वो दोनों स्मिथ को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उस गहरे अंधेरे में उन्हें हर पल मौत का डर सता रहा था। अपने बाकी साथियों को खोने के बाद वो लोग बहुत मुश्किल से ड्रिलिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें जिस जगह से ड्रिलिंग साइट तक पहुंचना था वहां हजारों क्रीचर्स गहरी नींद में सो रहे थे और अगर वो जाग गए तो उनके चिथड़े भी नहीं बचेंगे। कोई और रास्ता ना होने के कारण वो तीनों उनके पास से ही जाने लगते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, इसलिए एक क्रीचर जाग जाता है और नोरा पर हमला करता है। नोरा एमिली और स्मिथ को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। वो क्रीचर उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नोरा उसके मुंह में गोली चला देती है। भयानक दर्द के साथ वो क्रीचर वहीं मर जाता है, लेकिन भारी आवाज से सभी क्रीचर जाग जाते हैं। ये देखकर नोरा घबरा जाती है, लेकिन वो देखती है कि सभी क्रीचर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। हल्की रोशनी में नोरा को एक भयानक परछाई दिखती है और जब वो गोली चलाने के लिए थोड़ा और ध्यान से देखती है तो उसका दिल सहम जाता है। वहां एक बहुत विशाल क्रीचर था जो लगभग 40 से 50 मंजिली इमारत के जितना बड़ा था। उसे देखते ही नोरा अपनी पूरी ताकत से गेट की तरफ भागती है। वो विशाल क्रीचर अपने भारी कदमों से चलता है, जिससे पूरा तल हिल जाता है। कुछ समय बाद एमिली नोरा को गेट के अंदर खींचकर लेकर जाती है। वो तीनों बेस के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। नोरा और एमिली स्मिथ को संभालते हुए पॉड रूम में जाते हैं। जब नोरा चेक करती है तो वहां 3 पॉड्स थे, जिनमें से एक खराब हो चुका था। बाहर से वो विशाल क्रीचर पूरी ड्रिलिंग साइट को उखाड़ रहा था। बिना समय गवाए नोरा और एमिली स्मिथ को एक पॉड में बिठाकर ऊपर की ओर भेज देते हैं। उसके बाद नोरा एमिली को एक पॉड में बैठने के लिए कहती है, लेकिन एमिली को पता चल जाता है कि एक पॉड खराब हो चुका है, इसलिए वो जाने के लिए मना करती है। पर नोरा कहती है, अभी तुम्हारा और स्मिथ का पूरा भविष्य बाकी है, तुम दोनों खुशी खुशी साथ रह सकते हो, इसलिए तुम चली जाओ। एमिली रोते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद नोरा एमिली को एक पॉड में बिठाकर ऊपर की ओर भेज देती है। जब नोरा सिस्टम चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हजारों क्रीचर्स स्मिथ और एमिली के पॉड का पीछा कर रहे हैं और वो देखती है कि सामने की कांच पर भी क्रीचर हमला कर रहे हैं।
अब पूरे बेस में नोरा अकेली रह गई थी। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो बेस का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देती है और मशीन घूमने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ पूरा बेस ब्लास्ट हो जाता है। यह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इससे सभी छोटे क्रीचर्स के साथ वो विशाल क्रीचर भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार नोरा अपनी जान गंवाकर अपने दोनों साथियों की जान बचा लेती है। कुछ समय बाद न्यूज आती है कि बेस के नीचे से 2 लोग सरवाइव करके जिंदा वापस आ गए हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति चुप नहीं रहेगी और उसे थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा इंसानों का नामो निशान मिटाने में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।